हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने जब सुपरहीटर का टॉपिक पढ़ा था उससे थोड़ा सा आगे का है। सुपरहीटर्स के बारे में हमने पढ़ा है। लास्ट टॉपिक हमारा जो था सुपरहीटर्स के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा, कितने टाइप के सुपरहीटर्स होते हैं, उनका परफॉर्मेंस, उनकी वेराइटीज, फ्लो, उनके बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, सबके बारे में हमने पढ़ा है, आराम से पढ़ा है, धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ा है। लेकिन अभी जो स्टेप है, जो टॉपिक है वो सुपरहीटर्स के परफॉर्मेंस के ऊपर है। ठीक है कि सुपरहीटर का जो परफॉर्मेंस है वो बॉयलर लोड के हिसाब से कैसे वेरी करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप एज अ बीओई एस्पिरेंट्स हैं कि हाँ आप बीओई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बॉयलर इंजीनियर हो, बॉयलर मैनेजर हो, तो आपको सुपरहीटर्स का परफॉर्मेंस पता होना ही चाहिए। और ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आपको पता होगा, क्योंकि हर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। और अगर आप बीओई देने जा रहे हो न्यूमेरिक, तो थ्योरी में तो ऑब्वियसली पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी टेक्निकल है, समझने लायक है। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमें पता है, हमने सुपरहीटर्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने पता है, पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे मेन दो सुपरहीटर्स हैं, रेडिएंट और कन्वेक्टिव। वैसे मेन सभी हैं, लेकिन रेडिएंट और कन्वेक्टिव सुपरहीटर्स, क्योंकि इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है रेडिएशन के द्वारा होता है, इसलिए उसको रेडिएंट सुपरहीटर बोलते हैं। और दूसरा होता है कन्वेक्टिव, यानी कि कन्वेक्शन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होता है उसको कन्वेक्टिव सुपरहीटर बोलते हैं। ठीक है, रेडिएंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इसका परफॉर्मेंस दोनों मिक्स होता है। ठीक है, तो रेडिएंट और कन्वेक्टिव सुपरहीटर्स के बीच में जो मेन डिफरेंस है आप बोल सकते हैं, या फिर ये कैसे बिहेव करते हैं, और इनके बीच में जो इनका जो स्टीम टेम्परेचर है, यानी कि जो टेम्परेचर गेन होता है। आप स्टीम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि जो सुपरहीटर आउटलेट टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पर टेम्परेचर हमने 400 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इनलेट में है, तो जो उसका आउटलेट टेम्परेचर होगा, ठीक है, ऐसा मान लिया हमने रेडिएंट सुपरहीटर के इनलेट टेम्परेचर में, जो रेडिएंट सुपरहीटर का इनलेट टेम्परेचर है वो अगर 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आउटलेट टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, इसका परफॉर्मेंस हम जानेंगे। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, मतलब ये क्या होगा, ये बढ़ेगा घटेगा। वैसे कन्वेक्टिव सुपरहीटर का अगर हमारा इनलेट टेम्परेचर 450 है या फिर 500 के आसपास है, तो आउटलेट टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा लोड बढ़ाने से, यानी कि स्टीम लोड, यानी कि अगर हमारा बॉयलर का लोड बढ़ाते हैं तो हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, इनके मेटल टेम्परेचर एज पर आईबीआई, क्योंकि हम बीओई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें इनका मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हम सारे मेटल टेम्परेचर जो जोन के होते हैं, कि हाँ वाटर वॉल्स के, सुपरहीटर्स के, इकोनोमाइजर्स के, सभी के मेटल टेम्परेचर एज पर आईबीआई डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक को बुलाएंगे भी। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि हाँ रेडिएंट सुपरहीटर और कन्वेक्टिव सुपरहीटर्स जो हैं उनके मेटल टेम्परेचर की लिमिटेशंस एज पर आईबीआई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो मेन टॉपिक है हमारा, बाकी तो हम पहले भी हम कवर कर चुके हैं। तो टॉपिक पाने से पहले हम एक बार फार्मूला लिख लेते हैं। हमको पता है कि रेडिएंट सुपरहीटर का जो फार्मूला, रेडिएंट हीट ट्रांसफर का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा टी हॉट टू द पावर 4 माइनस टी कोल्ड टू द पावर 4 इंटू एक्सपोज्ड एरिया। ये एरिया है, ठीक है ना, हीटिंग ट्रांसफर एरिया इसको हम बोलते हैं, वो एक्सपोज्ड एरिया है जो आउटसाइड वाला सरफेस है। और अगर हम बात करें कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, तो वो क्या होता है इंटू टी कोल्ड, सॉरी टी हॉट माइनस टी कोल्ड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो हम फॉर्मूला लिखने का हमारा मकसद क्या है कि ये टेम्परेचर है। हमें पता है कि रेडिएंट सुपरहीटर में टेम्परेचर T टू द पावर 4, यानी कि जो T है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, T केल्विन में होता है, हमें पता है ये चीज 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो वो टू द पावर 4 होता है, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 4, यानी कि रेडिएंट हीट वो कितना ज्यादा ग्रैब्स करेगा, नो डाउट बहुत ज्यादा ग्रैब्स करेगा एज कंपेयर टू जो हमारे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है वो केवल सिंगल पावर है तो कम करेगा। तो अभी क्या इसके बाद, इसलिए एक चीज और आपको ध्यान देखने में मिलेगा कि जो रेडिएंट सुपरहीटर्स का जो हीटिंग सरफेस एरिया होता है ना, वो कन्वेक्टिव सुपरहीटर से कम होता है, कंपैरेटिवली मैक्सिमम जगह ये होता है। इंस्टेड ऑफ कुछ बॉयलर जो होंगे, जो शायद मुझे अभी ध्यान में नहीं है, उन्हीं में ही होगा कि हाँ उनका डिजाइन ऐसा होगा। बाकी आपको जहां तक मुझे पता है मैक्सिमम जो रेडिएंट सुपरहीटर्स के सरफेस एरिया होता है, जो हीटिंग सरफेस एरिया होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू कन्वेक्टिव सुपरहीटर्स की, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर हीट ट्रांसफर जो होता है वो ज्यादा होता है
क्योंकि हीट लिबरेट भी ज्यादा होता है और हीट ट्रांसफर भी लिबरेट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो टी हॉट की बात कर रहा हूं, अगर यहाँ फायरिंग हो रहा है तो यहाँ पे लगभग 1200 से लेकर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो वो 1200 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात करें तो 273 प्लस करने के बाद 1473 हो जाएगा, यानी कि 1473। तो उसका हम एब्सोल्यूट जब बनाएंगे 10 to the power 4 करेंगे, हम माइनस जो टी कोल्ड है उसको करेंगे, तो मतलब काफी ज्यादा हीट हमारे पास है गेन करने के लिए। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि हम जब लोड बढ़ाते हैं, हम इस पहले ग्राफ को देख लेते हैं कि रेडियंट, ये जो आपका रेड कलर का दिख रहा है वो है रेडियंट का, रेडियंट सुपरहीटर का है, और दूसरा जब कोई ब्लू कलर का दिख रहा है ये है कन्वेक्टिव सुपरहीटर का। ठीक है, तो ये जो परफॉर्मेंस है, यानी कि जो लोड बढ़ाने, यानी कि अगर हम बात करें कि बॉयलर का जो लोड है, अगर हमारा 50 टन चल रहा है लोड, और 50 टन से सीधे 60 टन अगर हम बॉयलर का आउटलेट ले रहे हैं, तो 60 टन लेने के ऊपर हमारा, आप देख रहे हैं कि रेडियंट सुपरहीटर का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रहा है, बट कन्वेक्टिव सुपरहीटर का परफॉर्मेंस रेज हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, जबकि हीट ट्रांसफर तो होगा? तो इसका रीजन ये है कि हमारा जो फर्नेस का टेम्परेचर है वो 50 टन या 60 टन जो भी चल रहा है उस पे लगभग कांस्टेंट होता है। फर्नेस टेम्परेचर हमारा जो है फायरिंग जोन में जहां पर रेडियंट सुपरहीटर होता है, वहां का टेम्परेचर, फर्नेस टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट होता है। वो तो हीट एब्जॉर्प्शन जैसे होता है उसमें बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए हमने ज्यादा फायरिंग की तो क्या होगा, हमको स्टीम हीट जनरेशन के लिए, स्टीम प्रोडक्शन के लिए क्या होगा कि हमारा जो इवापोरेटर्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा वाटर फ्लो होगा, तो क्या करेंगे, हीट ग्रैब्स करते जाएंगे। वो डिजाइन इस तरह से किया जाता है। अल्टीमेटली क्या होगा कि इस जोन में जो टेम्परेचर है, जो आउटलेट टेम्परेचर, यानी कि इस इवापोरेटर क्या करता है, लगभग अगर हम बात करें तो इवापोरेटर लगभग आपका 60 से 62% तक का टोटल हीट ग्रैब्स कर लेता है। अगर हम जितना भी हीट लिबरेट होता है ना, 60 से 62% तक का हीट तो ये ले लेता है इवापोरेटर। उसके बाद का जो बचता है वो सुपरहीटर्स, इकोनोमाइजर्स और हमारे एपीएच में जाता है, और फिर जो आउटलेट में वेस्ट हुआ। लेकिन जो टोटल हीट लिबरेट हुआ, यानी कि हमारा जितना भी हम बात करेंगे, अगर हमने हीट दिया, वो सीधा बात है कि बॉयलर का वो स्टीम फॉर्मेशन होगा, इवापोरेटर्स ग्रैब्स करेगा, और उसके बाद वो जो टेम्परेचर बचेगा वो रेडियंट में जाएगा, फिर प्लेटेंट में, और फिर कन्वेक्टिव सुपरहीटर में जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो रेडियंट सुपरहीटर को जो स्टीम मिलता है, जो टेम्परेचर मिलता है फ्लूगस का, वो लगभग कांस्टेंट रहता है। लेकिन अभी लोड क्या था हमारा, बॉयलर का लोड पहले था 50 टन पर आवर, बाद में हमने कर दिया उसको 60 टन पर आवर। तो इफेक्ट क्या पड़ा, टेम्परेचर जो इनलेट था वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड था, अभी आउटलेट पहले 50 टन जा रहा था, अभी 60 टन जा रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि ज्यादा वो हीट ग्रैब्स करेगा। ठीक है, तो उसी में क्या होता है कि जो पहले अगर हम बात करें, अगर हमारा पहले टेम्परेचर हमारा 450 तक मिल रहा था आउटलेट में रेडियंट सुपरहीटर के, तो अभी वो मिलेगा हमको 445। क्यों? क्योंकि भाई पहले 50 टन फ्लो हो रहा था इसके अंदर, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, 60 टन फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा अल्टीमेटली, यहाँ आउटलेट जो ये टी हॉट टेम्परेचर है, यानी कि वो तो कांस्टेंट है, वो तो बढ़ा नहीं, लेकिन स्टीम फ्लो बढ़ गया, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट ग्रैब्स करेगा, और हीट ग्रैब्स करने की वजह से जैसे जैसे बॉयलर का लोड बढ़ता रहता है, वैसे वैसे रेडियंट सुपरहीटर का परफॉर्मेंस डाउन होता जाता है। तो अगर हम बोल सकते हैं कि रेडियंट सुपरहीटर जो होता है वो लो लोड पर ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, इस बात का बोल सकते हैं कि हाँ, जो अगर हम बात करें कि इफेक्टिवनेस की बात करें कि रेडियंट सुपरहीटर कब ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो जब लोड कम होता है तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक भी है कि अगर लोड कम रहा तो ऑब्वियस बात है कि हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर है हमारा स्टीम फ्लो हमने दे दिया 10 टन पर आवर पे चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पाएगी इसके अंदर, समझ रहे हैं ना। ये जो हीट जो कूलिंग होनी चाहिए, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो इसके अंदर स्टीम फ्लो हो रहा है, इवापोरेटर के अंदर वाटर या फिर जो सुपरहीटर के अंदर स्टीम फ्लो हो रहा है, वो एज अ हीट गेनर ही नहीं काम करता है, वो एज अ कूलेंट भी काम करता है। तो अभी क्या है कि हमने टेम्परेचर तो दबा के दे दिया इधर से, और
इधर से स्टीम क्या है, कम फ्लो होगा, तो वहां पे क्या होता है कि फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए एक ये परफॉर्मेंस तो अच्छा होता है, लेकिन एक ड्रॉबैक भी है कि वो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कन्वेक्टिव सुपरहीटर का, वो उसका परफॉर्मेंस तो बढ़िया बढ़ता जा रहा है। क्यों भाई, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लोड बढ़ाते हैं तो हमारा एयर फ्लो, फायरिंग रेट वो सब बढ़ जाता है। तो अब हमने क्या किया, हमारा जो टोटल मिक्सचर है, फ्लू गैस का जो मिक्सचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब बढ़ने के बाद फिर वो दबा करके जाता है उधर कन्वेक्टिव सुपरहीटर में। तो ज्यादा से ज्यादा हीट कन्वेक्टिव में क्या होता है, फ्लूइड से मेटल में हीट ट्रांसफर होता है। तो हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा जब ये फ्लू गैस का क्वांटिटी बढ़ गया तो हमारा वहां पर हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है, तो हमारा कन्वेक्टिव सुपरहीटर का परफॉर्मेंस बढ़ने लगता है जैसे जैसे लोड बढ़ता है। ठीक है, तो हमारा जो क्वांटिटी ऑफ फ्लू गैस है वो बढ़ने से उसमें हमारा, क्योंकि हमारे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर में क्या है, मेन चीज क्या है, एक तो एरिया है और दूसरा वेलोसिटी भी है। ठीक है, अगर हम बात करें वेलोसिटी के बारे में, क्योंकि वो न्यूटन्स लॉ का है, उसमें देखेंगे हम कि वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ता है हीट ट्रांसफर से। अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो हीट ट्रांसफर बढ़ता है, तो फ्लू गैस की क्वांटिटी और वेलोसिटी दोनों बढ़ जाती है। इसकी वजह से हमारा जो कन्वेक्टिव सुपरहीटर का है परफॉर्मेंस बढ़ता जाता है, क्योंकि लो लोड पे कम फ्लू गैस जाएगा और ज्यादा लोड पे ज्यादा फ्लू गैस जाएगा। अभी हमने 50 टन पे जो फ्लू गैस क्वांटिटी था, फ्यूल फायरिंग था, अभी 60 टन पे फ्यूल फायरिंग और एयर फ्लो दोनों बढ़ जाएगा, तो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। तो ये होता है। अब हम बात करें कि हाँ प्लेटन की, तो प्लेटन सुपरहीटर अगर यानी कि दोनों कंबाइंड सुपरहीटर होते हैं, उनका परफॉर्मेंस लगभग कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये दोनों के कंबाइंड होते हैं। ठीक है, तो प्लेटन के बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये रेडिएंट और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर दोनों करता है। तो इसका परफॉर्मेंस लगभग, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है बट लगभग कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ ये परफॉर्मेंस कर्व जो स्टीम लोड और हमारा स्टीम टेम्परेचर के बीच में है। ठीक है, दूसरा हमने बात किया था कि हम आईबीआर के हिसाब से बात करेंगे कि हाँ एज पर आईबीआर हमारा रेडिएंट सुपरहीटर और कन्वेक्टिव सुपरहीटर की टेम्परेचर लिमिटेशंस कितनी है। तो रेडिएंट की बात करेंगे हम पहले। जो स्टीम टेम्परेचर है, ठीक है, स्टीम टेम्परेचर प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि जिस स्टीम टेम्परेचर के लिए वो डिजाइन किया गया है उसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो हम सुपरहीटर मेटल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम मेटल टेम्परेचर की बात करेंगे, यानी कि जो इसके अंदर स्टीम फ्लो जिस स्टीम टेम्परेचर के लिए डिजाइन किया गया है उससे मैक्सिमम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रेडिएंट सुपरहीटर को हम ले जा सकते हैं वहां का टेम्परेचर। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब हमारा ज्यादा सूट डिपोजिशन हो जाता है तो क्या होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, तो हमें सूट ब्लोइंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो वहां पर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि इस जोन का टेम्परेचर जो डिजाइन स्टीम का टेम्परेचर है उसके 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है और टाइम तक चलता है, जो सुपरहीटर्स की जो लाइफ होती है, लगभग आप सुपरहीटर की लाइफ जो होती है 12 से 15 साल तक की होती है एक सुपरहीटर्स की लाइफ, तो वो लाइफ जो है वो डेप्रिसिएट होगी, कम होगी और उसका परफॉर्मेंस फेलियर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, वो स्लो आप बोल सकते हैं कि हाँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ओवर हीटिंग के चांसेस होने के चांसेस रहते हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसके, तो ये रेडिएंट का था। अगर हम कन्वेक्टिव सुपरहीटर की बात करें तो वो होता है स्टीम टेम्परेचर प्लस 39 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि जो कन्वेक्टिव सुपरहीटर के टेम्परेचर मेटल टेम्परेचर की लिमिटेशंस है, जिस भी स्टीम टेम्परेचर के लिए डिजाइन किया गया है उससे 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, उससे ज्यादा अगर होती है तो सीधा बात है कि उसकी लाइफ डेप्रिसिएट होगी और फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। हमने परफॉर्मेंस कर्व को देखा कि हाँ रेडिएंट सुपरहीटर्स और कन्वेक्टिव सुपरहीटर्स का परफॉर्मेंस कैसा होता है, और हमारा जो आईबीआर ये एज पर आईबीआर है, क्योंकि हमें जो भी चीज पढ़ना है बीओई में वो एज पर आईबीआर ही जानना है, आईबीआर ही पढ़ना है। तो ये भी चीज काफी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो प्लीज इसको भूलिएगा मत। आईबीआर के अंदर आता है तो इसको आप रिमाइंड करते चलिए। हमने बोला भी था कि हाँ आईबीआर का जो हमारा पहला चैप्टर था कि हाँ फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने किया था कि हाँ जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको हम सेकंड पार्ट में लेंगे।
तो इन सभी चीजों को हम समराइज करेंगे सेकेंड पार्ट में, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईबीआर पूरी बुक है, तो कंप्लीट आईबीआर को आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको बुक चाहिए तो मैं बुक रिकमेंड कर सकता हूं आपको। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको एज पर बीओई के लिए और आपके फ्यूचर के लिए चाहिए, वो सब हम उसको साथ में लिखते हुए कवर करते हुए चलेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, और प्लीज प्रिपरेशन करते रहिएगा।